हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष आज आए हैं। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण जो है हमें वीडियो को रिकॉर्ड करने में, उसे एनालिसिस करने में मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए आइए। तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं इस आर्टिकल को। देखिए, प्रीलिम फैक्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप मेंस लिखने वाले हैं किसी भी एग्जाम के, तो आपको कोटेशन करने का काम आएगा। ये देखिए, अभी जो है 18वीं लोकसभा का जो है 18वीं लोकसभा चलेगा, है ना। इससे पहला 17 हो चुका है, ये 18वां चलेगा। पहला याद रखिएगा। यहाँ पे 1975 के काले दिनों के बारे में जिक्र किया गया है पक्ष के द्वारा। और विपक्ष ने कहा कि पिछले 10 साल तक जो जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने अघोषित आपातकाल, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ही फ्रेम करता है। 18वीं लोकसभा वाला याद रखिएगा। साथ ही इंडिया का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये सब वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इन्हें याद रखेंगे। और ये मेंस में आपको काम आएगा कि जो भारत का जो लक्ष्य है कि 2047 तक श्रेष्ठ और विकसित भारत बनने का लक्ष्य, ठीक है। तो उसके लिए जो है क्या-क्या किए जाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप इस लक्ष्य को याद रखेंगे और हमेशा आप आंसर कोटेशन में, चाहे आप इकोनॉमिक का सवाल हो, चाहे आपका पॉलिटिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे आप इस चीज़ का जिक्र करेंगे। क्लियर है? क्योंकि अभी हाल ही में कल ही झारखंड का जो मेंस एग्जाम हुआ, उसमें इस तरह के प्रश्न देखे गए। आइए फिर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये देखिए एडिटोरियल पेज है ये। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको बता देते हैं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य जो होता है ना, हेल्थ जो होता है, ये सब्जेक्ट होता है राज्य का। किसका होता है? प्रीलिम में पूछेगा, पीटी फैक्ट के लिए याद रखेंगे, राज्य का सब्जेक्ट होता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या चैलेंजेस है, उस पर बात किया गया है। हम आपको बता दें, शहरी क्षेत्र और जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ का लगभग 70% पॉपुलेशन और 63% पॉपुलेशन जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उनके पास बीमा, जो स्वास्थ्य बीमा होता है ना, उसके लिए वो क्या करते हैं, निजी क्षेत्रों की ओर मूव करते हैं। तो अगर निजी क्षेत्रों की तरफ मूव कर रहे हैं ना, गरीब आदमी कर रहा है या मिडिल क्लास फैमिली अगर मूव कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो जो यहाँ पे कारण वो है कि सरकारी जो गुणवत्ता है, सरकारी जो हॉस्पिटल का जो गुणवत्ता है, वो काफ़ी जो है जर्जरी स्थिति में है। इस कारण से जो लोग हैं, पब्लिक सेक्टर जो हॉस्पिटल होते हैं, उधर मूव नहीं करते हैं। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। इसका पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो यहाँ पे सारे कुछ फैक्ट नज़र आया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो आपको याद रखना चाहिए, ये आंकड़ा जो बताएं, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 63% और 70% शहरी क्षेत्रों में जो है बीमा के लिए, बीमा कवरेज के लिए क्या करते हैं, वो निजी क्षेत्रों पर डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। साथ ही आपको यहाँ पे और, हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, जो असिस्टेंट होते हैं, सहायक जो कर्मचारी होते हैं, नर्स होते हैं, उनकी कमी है, जो इक्विपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका अभाव है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है। क्या क्या सरकार के द्वारा पहल की गई, तो आपको बता दें। देखिए, एक आंकड़ा याद रखिए कि 2021 का आंकड़ा अगर हम लोग देखें, तो पूरे भारत का जो पॉपुलेशन है 37%, उसी के पास जो है हेल्थ बीमा कवर है, बाकी के पास नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। आपको बता दें, केंद्र सरकार जो अपने जो कर्मचारी होती है, जो सेंट्रल एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना चलाए रखी है। और राज्य भी अपने एम्प्लॉय के लिए जो है, ये देखिए यहाँ पे कर्मचारी राज्य बीमा योजना चलाए रखी है। तो ये याद रखिएगा सरकार ने क्या प्रयास किया है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में जरूर आपको जिक्र करना है। आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और वैश्विक कवरेज के लिए इस योजना को लागू किया गया है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या किए जाने की ज़रूरत है आगे। सुझाव क्या देना चाहते हैं? तो यहाँ पर सुझाव यही देना चाहते हैं कि मेडिकल बचत खाता, ये एक इनिशिएटिव है, आप इस तरह का जो है खोलेंगे और राज्य जो है अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए क्या करेगी, प्रीमियम जो यहाँ पर चार्ज करेगी और बदले में उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करेगी। तो इस तरह का जो पहल है, चाइना में, सिंगापुर में आज़माया जा चुका है। तो भारत को भी इस तरह का पहल करनी चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पे जो स्वास्थ्य बीमा जो प्रीमियम है, उस पर जीएसटी लगता है, तो जीएसटी को वहाँ पे हटाना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 1% जो पॉपुलेशन है ना भारत का, उसके पास 40% का जो है प्रॉपर्टी है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत बड़ा जो है इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे जीएसटी जो लगता है 18%, उसको कम किया जाना चाहिए। हेल्थ कवरेज मिले सभी को, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल जो लिटरेसी भी होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरा आर्टिकल, लोकतंत्र को लेकर। देखिए, लोकतंत्र अभी क्या हो रहा है, हमारा जो अभी इलेक्शन हुआ है 18वीं, उसमें पक्ष भी मजबूत में है और विपक्ष भी मजबूत में है। तो दोनों यहाँ पे मजबूत में रहेगा ना, तब हमारा लोकतंत्र को स्थापित होगा। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जो
राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उस पे जो है सार्थक बहस होना चाहिए। जो कार्रवाई होता है, जो सदन का कार्रवाई होता है, उसको संचालन सही ढंग से होना चाहिए। देखिए, अगर असहमति असहमति और बहिर्गमन में यही फ़र्क है कि अगर मान लीजिए किसी मुद्दे पे असहमति तो आप साथ में बैठ के बातचीत करेंगे ना, कि आप हाउस को बायकॉट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो क्योंकि जनता आपको प्रतिनिधि चुनती है, जनता के हितों का आपको मुद्दा उठाना वहाँ पे, उनके हितों के लिए कार्य करना होता है। ये सब जो है मोरल आपको बचा के रखना होता है। पूरा आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो लोकतंत्र के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है, क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं यहाँ पे, ठीक है? इसके बारे में बात किया है। नक्सली, देखिए आंतरिक सुरक्षा के मामले में अगर प्रश्न आता है मेंस वगैरह में तो आपको यहाँ पर लिखना है कि नक्सली बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सुकमा हो गया, नारायणपुर हो गया, एक और है कांकेर, ये तीनों जगह नक्सली घटना हो रहा है। तो नक्सली घटना से निपटने के लिए सरकार जो है क्या-क्या प्रयास करती है, तो रेगुलर यहाँ पे अभियान चलाए रखी है, ठीक है? अभियान चलाए रखी है यहाँ पे। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे और अभियान हो गया, फिर यहाँ पे जो खुफिया तंत्र है उसको चौकसी बरती गई है। साथ ही आपको बता दें नक्सल प्रभावित इलाकों से जो है यहाँ पे जब यहाँ पे फ़ौज लोग यहाँ से गुज़रे तो उन पे आशंका रहती है कि हमला ना हो जाए। तो इस तरह का जो है चिंताएँ बना हुआ है। सरकार रेगुलर क्या करती है, पेट्रोलिंग करती है और नक्सली प्रभावित जो हालात होते हैं, जो इलाके होते हैं, बेहद ही संवेदनशील होते हैं। उन पे काबू पाने के लिए जो है तमाम उपायों के बावजूद भी, ठीक है, नक्सली समूह की ओर से पेश चुनौतियों को पार पाना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए जो है जो त्वरित जो कार्रवाई वो तो कर ही रही है, जो यहाँ पे सेना है, रेगुलर रेगुलर वहाँ पे पेट्रोलिंग करती है, फौजी अभियान करती है, ठीक है? और नक्सली से निपटने के लिए कार्रवाई करती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो नक्सलवाद है, उसका जो ओरिजिन था, सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर भी फोकस करना होगा, ठीक है? क्या उनके मुद्दे हैं, उनको सॉल्व करना होगा तब, क्योंकि जो नक्सली होते हैं ना, वो भारत के नागरिक होते हैं, ठीक है? वो आतंकवादी नहीं है। तो उनको जो है बातचीत के माध्यम से या कोई जो पैरेलल तरीके से यहाँ पे हल करने की यहाँ पे लेखक जो है बात करते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने मुद्दे पे। तो जो मैंने ये आर्टिकल देखिए, क्लाइमेट चेंज, ये तो मेंस का टॉपिक है। आप किसी भी आप एग्जाम में बैठोगे मेंस वगैरह में, तो प्रीलिम में भी बैठोगे तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज से प्रश्न आते ही हैं। तो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव, इम्पैक्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज के पीछे क्या कारण है और इसका इम्पैक्ट क्या क्या है और सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो इस तरह का मेंस के क्वेश्चन होते हैं। जलवायु परिवर्तन का अगर हम लोग बात करें इम्पैक्ट, तो ये कहीं न कहीं स्वास्थ्य, जो मानव जो स्वास्थ्य है उसको बहुत बड़ा जो है इफ़ेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले जो क्या था कि दिन के समय में जो है ना टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखता था, लेकिन अब रात के समय में भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, लोगों को सोने में जो नींद होती है, नींद की क्वालिटी और जो समय है वो घट रहा है। तो इससे स्वास्थ्य पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना, ठीक है? तो क्लाइमेट चेंज का ये बहुत बड़ा जो है यहाँ पे नेगेटिव पक्ष है यहाँ पे, ठीक है? तो क्लाइमेट चेंज से चेंज करने के लिए पेरिस क्लाइमेट हमने जो साइन किया है, ISA, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये तमाम जो इंटरनेशनल जो ट्रीटी है, सम्मेलन है, COP28, UNFCCC, IPCC, इसके बारे में जिक्र कर देना है आपको, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। पुतिन और किम जोंग, ये देखिए नॉर्थ कोरिया के नेता हैं और ये है राष्ट्रपति रूस के। इन दोनों की नज़दीकियाँ जो बढ़ा है ना, जो दोस्ती आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे कहीं न कहीं चाइना है। चाइना के जो है प्रयास से इन दोनों जो यहाँ पे साथ मिल-जुल के अभी कार्य कर रहे हैं। लेकिन चाइना को नाराज़गी भी है दोनों के रिश्ते से। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे चाइना जब मिलने गए थे रशिया में इनसे, तो इन्होंने कहा था कि आप अपनी यात्रा जो वृत्तांत है, आपका जो शेड्यूल है, उसमें आप डायरेक्ट जो है ना, आप नॉर्थ कोरिया से ना मिलें। मतलब पहली यात्रा आप नॉर्थ कोरिया ना करें, अन्य देश करें, उसके बाद नॉर्थ कोरिया जाएँ। लेकिन इन्होंने पहला जो यात्रा इनके साथ कर दिया। तो थोड़ा-सा मनमुटाव चल रहा है, ठीक है? लेकिन भारत को क्या फ़ायदा होगा इन इन रिश्तों से? चाइना को क्या फ़ायदा होगा? चाइना को क्या नुकसान होगा? भारत को क्या नुकसान होगा? ठीक है? तो यहाँ पर आपको बता दें, ये दोनों क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है रशिया यूक्रेन के जो वार है, उस कारण से। और ये जो है ना मिसाइल जो परमाणु जो मिसाइल होता है, उनका परीक्षण करते रहते हैं नॉर्थ कोरिया के नेता ही है। इस कारण से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया है वेस्टर्न कंट्री के द्वारा। तो यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है? हेल्प करता है। चाइना जो इनको साजो-सामान पहुँचाता है ताकि इनको दिक्कत ना हो। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति जो जो जिनपिंग है, राष्ट्रपति जिनकी, उनको भी चुनौती मिल रहा है, उनको भी जो है धमकी मिल रहा है वेस्टर्न कंट्री से कि आप इनका हेल्प ना करें, क्योंकि चाइना को भी सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड इकोनॉमी है उसका, ये दूसरी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। साथ ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे लोग करते हैं, साथ ही टूरिस्ट लोग भी आता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो है चाइना चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता है, वेस्टर्न कंट्री की धमकियों को, ठीक है? और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। देखिए तजाकिस्तान है, यहाँ पे जो है ना, ये हिजाब, अब देखिए ना, ये मुस्लिम महिला है, हिजाब पहना हुआ,
उन पे बैन लगा दिया गया है। ऐसा नहीं कि पहली बार किया, बैन पहले से लगा है, लेकिन ऑफिशियली अभी अनाउंस कर दिया गया है कानून बना के। साथ में ईद जो फेस्टिवल होता है, काफ़ी अच्छा पर्व होता है मुस्लिम कम्युनिटी में। तो उन्होंने जो गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, ठीक है, उसको ईदी बोला जाता है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोनों पीछे का तर्क देख लीजिए। इन्होंने कहा कि हम सेक्युलर को प्रमोट करते हैं, किसी धर्म का डोमिनेंट नहीं चाहिए मुझे, हम सेक्युलर को प्रमोट करते हैं, इसलिए जो है हिजाब को यहाँ पर हटा रहे हैं। पहला ही हो गया। ईदी को हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमें जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बच्चों के एजुकेशन के क्षेत्र में जो क्या बोलते हैं फिजूल खर्च होता है ना, उसको हम कटौती कर रहे हैं। ये तर्क दिया गया है यहाँ पे। साथ ही आपको बता दें, और ये जो सांस्कृतिक जो विरासत है तजाकिस्तान का, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हिजाब जो है ना, ये विदेशी परिधान है, ये यहाँ पे ओरिजिन नहीं हुआ है इसका, इस कारण से यहाँ पे बैन लगाया गया है। चलिए फिर हम आते हैं यहाँ पे, ये याद रखिएगा, लोक परीक्षा कानून, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, मेंस में हो, प्रीलिम में हो, कहीं से भी हो। इसके तहत कौन कौन सा एग्जाम कवर किया जाएगा? यूपीएससी का, एसएससी का, रेलवे बोर्ड का, एनटीए द्वारा जितने भी जो भी एग्जाम लिए जा रहे हैं, सबका यहाँ पे क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए बीपीएससी में पूछ रहा है। क्लाउडिया सिनबाम, ये कौन है? मैक्सिको के राष्ट्रपति, इन्होंने बेहतर काम किया इसलिए वो सत्ता में आ चुकी है वो, ठीक है। तो क्लाउडिया सिनबाम याद रखिएगा। मैक्सिको से जुड़े हुए तमाम फैक्ट देख लीजिएगा कि वहाँ पे क्या पोटेंशियल है, किस चीज़ के प्रोडक्शन में वो नंबर 1 पे है, ये चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। देखिए राज्यसभा में सदन के नेता कौन चुने गए हैं? ये जेपी नड्डा। आपको बता दें, राज्यसभा में जो सदन के जो नेता होते हैं ना, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है, बल्कि नियमों के तहत या परंपराओं के तहत जो है सदन का नेता को चुना जाता है। इनका क्या कार्य होता है? सदन के जो कार्य संचालन में सहयोग करना, साथ ही राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उस पर जो है सरकार को और सदन के भीतर यहाँ पे क्या करना, ध्यान आकर्षित करना। ध्यान रखेंगे आप इसको। और यहाँ पे बात करें अभी आने वाले जो दिन है 2024 का, जो अंतिम दिनों में महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा विधानसभा का। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्ट, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये क्या है, नवीन पटनायक जो है, उन्होंने कहा कि अब हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे राज्यसभा में। रॉयल्टी याद रखिएगा, रॉयल्टी क्या होता है? जैसे मान लीजिए झारखंड अपना, यहाँ पे 40% जो मिनरल्स पाया जाता है पूरे भारत का। तो यहाँ पे जो भी कंपनियां माइनिंग वगैरह करती है, वो क्या करती है, मिनरल्स वगैरह निकालती है और उसका यूज़ करती है, लेकिन उसके बदले राज्य सरकार को कुछ तो देगी ना, कुछ तो देगी, तो उसी को बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी ये टैक्स नहीं होता है, बल्कि रॉयल्टी होता है कि हम इसके बिहाफ में आपको देंगे। तो उड़ीसा बोला है कि देखिए हमको रॉयल्टी जो मिलता है ना, बहुत कम मिलता है, और हम अपने उड़ीसा के जो हित के लिए ही काम करेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं, फटाफट कवर कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, अभी झारखंड में होने वाला विधानसभा चुनाव लेकर, ठीक है। यहाँ पे जो विपक्ष में है, मतलब यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है, उनका एजेंडा क्या है कि अभी जो है जंगल, जमीन और जल और जनजातीय समाज को हम यहाँ पे अपने उनके हितों के लिए काम करेंगे। साथ ही जो यहाँ पे बीजेपी है, उसको नोटबंदी के मुद्दे पे, जीएसटी के मुद्दे पे, महामारी जो कोविड-19 हुआ था, वहाँ पे कुप्रबंधन को लेकर, एमएसएमई में जो सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है और अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर को नुकसान जो पहुंचाया है, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पे हम लोगों से विचार विमर्श करेंगे कि जो सरकार है वो अच्छा काम नहीं की है। चलिए, और कृषि जो सेक्टर में, कृषि जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो है 35 वस्तुओं पर जो है जीएसटी कलेक्ट करती है, तो इसको भी लेकर हम मुद्दा उठाएंगे अपने विधानसभा चुनाव में। फिर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए खुफिया एजेंसी आईबी जो है ना, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है, होम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में याद रखिए। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ना, आर्टिकल 312, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया अभी जेपीएससी का एग्जाम हुआ ना, उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि ऑल इंडिया सर्विसेज का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 312। आर्टिकल 315 याद रखिएगा, जो यूपीएससी होता है और स्टेट पीसीएस होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार जैसे एग्जामों में, ठीक है। तो वहाँ भी आर्टिकल 315 जो स्टेट पीसीएस हो गया, जैसे कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब जो है ना आपका वर्णन 315 में आता है संविधान का, ये संवैधानिक प्रावधान है। साथ में आपको ये बता दें कि जो खुफिया ब्यूरो के जो हेड हैं, क्या नाम है उनका? तपन कुमार डेका, उनका जो कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, और ये ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आता है। तो एक नियम है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो नियम है 1958 के तहत, जिनका कार्यकाल खत्म होता है और वो बेहतर काम करते हैं, उनका पदावधि को बढ़ाया जाए, तो उसमें जो है छूट दिया जाता है। जैसे कि कैबिनेट सचिव के मामले में हो गया, आईबी का हेड, रॉ का हेड, ठीक है, होम सेक्रेटरी, ठीक है, अगर 60 साल के वे पूरे हो गए ना, इनका कार्यकाल अगर 60 साल का हो गया, फिर भी वो आगे जो है अपना सेवा देते रहेंगे। तो ऐसा प्रावधान किया गया। और नियुक्ति वगैरह कौन करता है? जैसे आईबी का प्रमुख हो गया, रॉ का प्रमुख हो गया, वो होता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट जो अपॉइंटमेंट जो कमेटी होती है, वो जो है नामों का सिफारिश और अपॉइंटमेंट करती है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आते हैं अगला मुद्दे पे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है
नेक्स्ट मुद्दा, आप लोग का जो फीडबैक आता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे ही फीडबैक अपना देते रहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी होगा तुरंत आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए अभी केरल का नाम जो है ना केरलम रखा गया है, रखने का प्रस्ताव जो है केरल द्वारा पास कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है केरल को केरलम नाम से जाना जाएगा, ऐसा प्रस्ताव जो है पारित किया गया है। आपको बता दें शेड्यूल जो 1 है ना संविधान का वो, और शेड्यूल 8 जिसमें जो भाषा है हमारा 22 भाषा है ना, शेड्यूल 8 वहाँ पे नाम चेंजेस होगा। क्वेश्चन पीटीएम कैसे पूछेगा कि अभी जो है राज्यों के जो नाम परिवर्तन हुए, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप केरल का देखेंगे कि केरल का नाम केरलम हो गया, तो संविधान के कौन कौन सा शेड्यूल में चेंजेस होगा। तो देखिए शेड्यूल 1 में चेंज होगा क्योंकि वहाँ पे केरल जो लिखा रहता है वो अब तो केरलम के रूप में लिखाएगा ना। और केरल का भाषा है मलयालम, और वो आपका 8 शेड्यूल में आता है मलयालम। तो केरल का जो भाषा है मलयालम, तो केरल का जगह केरलम लिखाएगा, तो 2 जगह चेंजेस हुआ ना नाम, यही पूछेगा क्वेश्चन आपसे, और इस पर आने की पूरी संभावना। शेड्यूल 1 शेड्यूल 8 याद रखिएगा। साथ ही आपको ये बता दें शेड्यूल 1 का जो आर्टिकल जो 3 है उसमें क्या होता है, राज्यों के नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल 3 के तहत जो राज्यों के नाम लिखे जाते हैं वहाँ पे केरल का केरलम होगा, तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। फिर साथ में आपको बता दें कवच क्या है। तो रेल जो दुर्घटना हो रहा है अभी पश्चिम बंगाल में देखा था, कुछ समय पहले आपने उड़ीसा में देखा था, तो वहाँ पे जो कवच जो सिस्टम है ना, वो जहाँ पे रेलवे का जहाँ आवाजाही ज़्यादा है, जहाँ पे बिजी शेड्यूल है, वहाँ पे कवच जो है यहाँ पे मैकेनिज्म लगाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए बीपीएससी अभी जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, गेहूं से क्वेश्चन पूछ दिया। गेहूं से कैसे क्वेश्चन पूछा कि गेहूं जो है आपका किस फसल में आता है, रबी फसल या खरीफ फसल, तो आपको बता दिए ये आता है आपका रबी फसल में आता है। गेहूं क्या आता है, रबी फसल में आता है। मूंगफली हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, ये सब जो धान हो गया, सारे आपके रबी फसल होते हैं। ठीक है, एमएसपी के अंतर्गत भी आता है आपका गेहूं को कवर किया जाता है, याद रखेंगे ये सब फैक्ट। फिर हम लोग बात करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें जो है ना व्यापार के मुद्दे, जो गुड एंड सर्विसेज होते हैं, रेमिटेंस होते हैं, सारे जो है यहाँ पे मध्य शामिल होता है। अभी जो है हमारा अधिशेष है, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट ना हो गया, करंट अकाउंट प्लस में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, सरप्लस में चल रहे हैं। और 2021-22 में अगर हम लोग देखे जाए, 22-23 में देखे ना, तो देश का जो है करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग जीडीपी का 2% था। तो ये सब डाटा इसलिए याद रखना है कि इकोनॉमी से जुड़े हुए जब मेंस में प्रश्न आता है ना, तो आपको आपने क्या पढ़ा वो याद नहीं रहेगा, आपने जो जनरल जो ज्ञान होता है ना आपका, वही काम होता है लिखने के लिए। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे परीक्षा में जो धांधली हो रहा है ना, तो यूपीएससी क्या कर रही है, अब यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, 14-15 एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो वहाँ पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेगी। क्वेश्चन पूछ रहा है सर, मेंस वगैरह में जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप क्या समझते हैं, इसका किन किन सेक्टरों में यूज़ है, और परीक्षा को रोकने में, धांधलियों को रोकने में, या पर्चा फोर को रोकने में, ठीक है, अपराधियों को पकड़ने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार कार्य करेगा। तो आपको बता दें यहाँ पे स्क्रीनिंग करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। जब एग्जाम हो रहा होगा ना तो उसका लाइव जो है रिकॉर्डिंग करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और चेहरे का जो है यहाँ पे फेशियल रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि यहाँ पे जो भी डाटा जो यहाँ पे दिया जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा वो सही दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, उसको वहाँ पे क्या करके रिव्यू करेगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूपीएससी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 315 याद रखेंगे आप, महत्वपूर्ण है ये। फिर देखिए यहाँ पे अभी भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है उसमें तनाव देखा गया है, और ये तनाव के कारण जो है रिश्तों में जो है क्या हुआ, गिरावट आया। तो ये तनाव जो है आतंकवादी को लेकर, ठीक है, खालिस्तानी जो आतंकवादी उसको लेकर जो तनाव आया है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे मेंस वगैरह में। ऑपरेशन ब्लू स्टार याद रखिएगा, जब स्वर्ण मंदिर में जो आतंकवादी लोग वहाँ पे पनाह लिए हुए थे, तो भारत सरकार ने उसको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। तो आतंकवादियों ने इसी घटना का बदला लेने के लिए जो ना कनिष्क बम विस्फोट किया था 1984 में, जिसमें से 329 लोग जो है मारे गए थे। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो कनिष्क वाला जो टॉपिक है, ठीक है, आपका जो है एशियंट हिस्ट्री में कनिष्क वाला टॉपिक उसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि गोल्ड वगैरह जो कॉइन होता है ना उनमें इनका योगदान काफ़ी रहा था, सबसे अधिक प्रचलित करवाए थे कनिष्क वगैरह, तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगले मुद्दे पे। देखिए अभी हमारा भारत और यूएई के बीच में जो रिश्ते हैं ना मजबूत हो रहे हैं, ठीक है, और अबू धाबी याद रखिएगा, ये शहर किसका है, यूएई का शहर है। ये बीपीएससी पिछला क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये सब जो शहर है किस देशों में देखने को मिलेगा। फिर आपको बता दें यहाँ पे जो कॉमन सेक्टर है, फिनटेक को लेकर, वाणिज्य और आर्थिक सहयोग को लेकर, संस्कृति और शिक्षा को लेकर, इन तमाम क्षेत्रों पे जो है भारत और यूएई मिलकर कार्य कर रहा है, और ऐसे संभावनाओं की तलाश कर रहा है, ऐसे मुद्दों पे जो है बातचीत चल रहा है या चर्चा चल रहा है, जो कि अभी तक जो है यहाँ पे खोला नहीं गया है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। देखिए अभी क्या हो रहा है, चाइना और ताइवान के बीच में थोड़ा जो है तनाव दिखा गया है। ठीक है, चाइना बोलता है कि ताइवान हमारा क्षेत्र है, ताइवान बोलता है कि हम स्वतंत्र हैं। ठीक है,
यहाँ पे विवाद होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए संस्था यहाँ पे रेड जूलियट, ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है रेड रेड जूलियट जूलियट। ये जो संस्था है ना, ये समूह जो है ना, ये साइबर आक्रमण करता है, साइबर अटैक करता है। तो ये अभी जो है ना ताइवान में कर रहा है, साइबर अटैक कर रहा है, वहाँ से खुफिया जानकारी को इकट्ठा करके जो है उसके जो हित को यहाँ पे प्रभावित करेगा। तो रिजलिएट जो है खबरों में रहा था, इसका क्या कार्य होता है, किस देश से जुड़ा हुआ था, तो चाइना से जुड़ा हुआ, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले मुद्दे पे। तो ये है इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। टू स्टेट थ्योरी भी याद रखिएगा। इसराइल हमास में जो युद्ध हो रहा है उसके समाधान की बात करता है। फिर हम लोग बात करेंगे भाषाई विविधता को लेकर। अभी जो जितने भी नए सांसद जो चुने गए हैं ना, वो लोग क्या किए, शपथ लिए हैं। तो शेड्यूल 8 याद रखिएगा। शेड्यूल 8 में जो है ना संवैधानिक भाषा है, 22 भाषा को इसमें इंक्लूड किया गया। याद रखिए अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भी जो है आपका शेड्यूल 8 में आता है। उसके बाद मलयालम याद रखिए, केरल का जो भाषा मलयालम न्यूज़ में आ गया ना, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो भाषा से जुड़ा हुआ सारे जो है प्रश्न को देख लीजिएगा। फिर देख लीजिए अभी अस्थाई जो प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर जो है ना कौन अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और इनका काम क्या होता है, नया निर्वाचित जो देख रहे हैं ना सांसद लोग, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे शपथ दिलवाएंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मैंने हाईलाइट तो किया हुआ है, यहाँ पे मैंने किया हुआ है। स्पोर्ट्स में मुझे कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है। अगर आप लोग पढ़ने के लिए स्वतंत्र, आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो ठीक है। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, और आपका फीडबैक का मुझे बहुत इंतजार होता है। जिनका भी फीडबैक मुझे मिलता है, मैं उन्हें समय रहते हुए उनको जो है रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही का जो फीडबैक के कारण जो है मुझे आगे बेहतर करने का क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।